नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए हमारा हिंदी व्याकरण का एक कोर्स चल रहा है और इसमें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। हिंदी व्याकरण का हमारा ये 12वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैं आपको 11 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ। तो इस 12वें लेक्चर में हम यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में एक साथ चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक ये होने वाला है, जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। संज्ञा की आपको कैसे पहचान करनी है, सर्वनाम क्या होता है, इनकी आपको कैसे पहचान करनी है। और ये आप सभी जानते हैं कि संज्ञा से लेकर कारक तक, जिसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन और कारक, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। और ये सारे टॉपिक उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक परीक्षा के सिलेबस में दिए गए हैं और यहाँ से आपके 15 प्रश्न बनने वाले हैं। तो काफी स्कोरिंग टॉपिक ये होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में विशेष तौर पर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इसके नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्कशन में विद एमसीक्यू। प्रत्येक टॉपिक के उसमें एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा क्या है, एक नाम है। अब वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, जैसे राम, श्याम, रमेश, महेश, किसी भी व्यक्ति का नाम यानी संज्ञा। या किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे किताब हो गया, आपका मेज हो गया, टेबल हो गया। किसी स्थान का नाम हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, देहरादून, उत्तराखंड। या कोई भाव हो सकता है, जैसे मिठास, खटास, ये एक भाव है। तो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब देखो, परिभाषा समझना, तो परिभाषा याद करना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके जो भेद होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उनको समझना कई बार कई अभ्यर्थियों को मुश्किल हो जाता है। तो इनके भेदों को हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो संज्ञा यहाँ पे आप जैसे कि मोहन हो गया, मुंबई, किताब, मिठास। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, मुंबई क्या है, किसी स्थान का नाम, किताब किसी वस्तु का नाम है और मिठास क्या है, एक भाव है, भाव का नाम है मिठास, जिससे हमें मीठे होने का क्या प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। तो ये तो हो गए यहाँ पे संज्ञा के उदाहरण। अब बात करते हैं यहाँ पे संज्ञा के भेद। संज्ञा के अगर भेदों की बात की जाए तो संज्ञा के जो मूल रूप से भेद हैं वो है 3: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनके बारे में अभी डिटेल्स में हम आगे जानने वाले हैं। अब देखो, लेकिन संज्ञा के जो कुल भेद हैं वो है 5: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 तो यही आगे जो मूल रूप से थे, लेकिन यहाँ पे 2 और जुड़ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब ये 2 और क्यों जोड़ेंगे, इनके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है, ये पहले जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते थे। अब देखो, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। द्रव्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे चांदी हो गया, पानी, सोना, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब मैंने यहाँ पे चांदी कहा, तो चांदी में जितनी भी चांदी आती है वो संपूर्ण चांदी, यहाँ पे चांदी के नाम से संपूर्ण चांदी जाति का बोध हो रहा है। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये पहले आता था। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में जितने भी धातु थे, जितने भी द्रव्य थे, उनको अलग करके द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा गया। एक नंबर 2 है समूहवाचक जो संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा का मैं आपको उदाहरण अगर बताऊंगा, जैसे टीम हो गया, ठीक है, या सभा हो गई। तो सभा में जितने भी लोग हैं, अगर आप सभा कहोगे तो वो संपूर्ण सभा में जितने भी लोग हैं उन सभी का बोध हो रहा है। यानी सभा भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण था। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में जितने भी समूह संबंधी जो संज्ञा थी उनको अलग करके समूहवाचक संज्ञा में रखा गया। तो इसमें आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मूल रूप से जो संज्ञा के भेद है वो 3 ही हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन सरलता की दृष्टि से जातिवाचक संज्ञा से द्रव्यवाचक या द्रव्य और समूह जैसी संज्ञा को अलग करके द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा बनाई गई। और इस प्रकार से संज्ञा के कुल कितने भेद हो गए, अब 5 भेद हो गए। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तब तो 5 भेद हैं, लेकिन मूल रूप से जो संज्ञा के भेद हैं वो हैं केवल 3।
अब हम इन जो 5 भेद हैं संज्ञा के, इनके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, ठीक है, व्यक्ति यानी पर्टिकुलर व्यक्ति होगा, पर्टिकुलर स्थान होगा और पर्टिकुलर वस्तु भी हो सकती है, तो उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब आप इतना समझिए कि वो एक विशेष व्यक्ति हो सकता है, एक विशेष स्थान हो सकता है, मतलब केवल एक होगा जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर स्थान का बोध हो रहा है। जैसे राम, मैंने अगर राम कहा तो राम से भगवान राम का बोध हो रहा है, या राम से अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उस व्यक्ति का बोध होता है, यानी हम उस व्यक्ति को पुकार रहे हैं। या राम नाम का व्यक्ति अगर हमारे आसपास कोई बैठा है और हमने राम कहा तो वो व्यक्ति तुरंत हमारी तरफ देख लेगा, यानी हम उस पर्टिकुलर, उस विशेष व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा है यमुना। यमुना हो गया, गंगा, भागीरथी, ये नदियों के नाम है, लेकिन किन नदियों के? कुछ विशेष नदियों के नाम हैं। अगर मैं यहाँ पे नदी कहता तो नदी से, तो नदी के अंतर्गत तो बहुत सारी नदियां आ जाती हैं, लेकिन मैंने केवल यमुना कहा, यानी एक पर्टिकुलर नदी है यमुना, तो यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मुंबई, मुंबई एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, तो मुंबई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। रामायण, रामायण क्या एक पुस्तक है, लेकिन एक विशेष पुस्तक है, केवल एक ही पुस्तक है रामायण। तो रामायण अगर मैंने कहा तो एक विशेष पुस्तक का या एक पर्टिकुलर पुस्तक का इससे बोध हो रहा है, तो रामायण भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे, किसी एक विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर स्थान या पर्टिकुलर वस्तु का यदि बोध होता है तो उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा संज्ञा का जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब, एक सिंपल तरीका मैं आपको जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पे बताने वाला हूं। माना आप किसी गांव के निवासी हैं, माना कि आप हैं किसी गांव के निवासी, ठीक है, और आपकी जाति यानी कास्ट क्या है? माना सपोज रावत है, ठीक है, तो रावत आप उस गांव में अकेले नहीं हो। रावत अगर मैं कहूंगा तो आपके संपूर्ण गांव में जितने भी रावत जाति के लोग या रावत कास्ट के लोग रहते होंगे, उन सभी व्यक्ति का बोध हो रहा है, या बोध का मतलब होता है कि उनकी जानकारी हमें मिल रही है, यानी वो संपूर्ण रावत जाति के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि उस गांव के रावत ऐसे हैं, उस गांव के रावत अच्छे लोग हैं, तो उसमें सिर्फ मैं आपकी अच्छाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपके संपूर्ण गांव की अच्छाई कर रहा हूं। तो यानी यहाँ पे जातिवाचक में क्या हो जाता है? एक संपूर्ण जाति का, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी उसमें क्या हो सकती हैं? स्थान हो सकते हैं, या बहुत सारे उसमें क्या हो सकते हैं? वस्तुएं आ सकती हैं। तो संपूर्ण जाति का उसमें बोध होता है, तो उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी मैंने कहा, तो अगर मैंने नदी कहा तो नदी से वो गंगा नदी भी हो सकती है, वो यमुना हो सकती है, या वो सरस्वती, भागीरथी, गोमती, जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों का सभी नदियां इसके अंतर्गत आ रही है, नदी नाम के अंतर्गत। यानी नदी क्या है? जो बहुत सारी नदियों का बोध करा रही है, यानी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैंने पर्वत कहा तो पर्वत में हिमालय पर्वत आएगा, एवरेस्ट आ सकता है, नंदा देवी आ सकता है, नंदा घुंगटी आ सकता है, इतने सारे पर्वत इसके अंतर्गत आएंगे। यानी इतने सारे पर्वतों का जो बोध हो रहा है केवल एक नाम से हो रहा है, और वो है पर्वत। यानी पर्वत जो कि कई पर्वतों का बोध करा रहा है, कई पर्वतों के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी कई पर्वतों को इंगित कर रहा है, तो पर्वत भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैंने कहा यहाँ पे पहाड़, तो पहाड़ एक नहीं होता है, पहाड़ बहुत सारे होते हैं। तो जहां पे बहुत सारे आते हैं उस एक शब्द के अंतर्गत, यानी वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि जैसे एक रावत शब्द है, और इस रावत शब्द के अंतर्गत कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत सारे जो रावत जाति के व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे स्थान या बहुत सारी वस्तुएं आ जाती हैं, वहां पे मतलब एक नाम के अंतर्गत, वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा भेद है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिससे हमें बोध होता है, किसी गुण का हमें बोध हो सकता है, भाव का बोध हो सकता है, या आपका
अवस्था का बोध हो सकता है, या माप का बोध हो सकता है। तो ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी जिससे हमें कोई भाव पता चल रहा है। उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध एक भाव है। कोई व्यक्ति क्रोधित हो गया तो उसका जो क्रोध है वो मतलब उससे हमें उसके भाव का पता चल रहा है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का उसका अभी भाव है, यानी वो अभी क्रोध में है। क्रोध हो गया। मित्रता हो गई, तो मित्रता यानी दोस्ती, तो मित्रता का एक भाव है। मिठास हो गया, जिससे हमें मीठे होने का बोध होता है, तो मिठास भी एक क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद आपका कालिमा हो गई। वीरता, वीरता भी एक क्या है? भाव है। कोई व्यक्ति अधिक वीर है, उसकी वीरता का प्रदर्शन हमने देखा, यानी वो भी एक क्या है? भाव है। यहाँ पे वीरता भी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं दोस्तों। चतुराई, सौंदर्य हो गया, फुर्ती हो गई, शीघ्रता हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनत्व हो गया, यानी अपनेपन का भाव, यहाँ पे अपनेपन का भाव का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो अपनत्व भी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा यानी जहां पे कोई गुण दिखे, कोई भाव दिखे। देखो वीरता क्या है? गुण है, गुण है। ठीक है, यानी ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अवस्था दिखे, कोई माप दिखे या भाव। ठीक है, अपनत्व का एक भाव है, तो ये है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या सामग्री का बोध होता है। जैसे सोना क्या हो गया? ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। ठीक है, द्रव्य का बोध होना चाहिए। चांदी हो गया, पानी, लोहा, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा, यानी जिस शब्द संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, यानी जहां पे भी आपको समूह दिखे। जैसे टीम, टीम क्या होती है? टीम किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, बल्कि जैसे क्रिकेट टीम होती है उसमें 11 व्यक्ति होते हैं, तो ये एक समूह है, यानी ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भीड़, भीड़ वहां पे भी जब भीड़ जमा होती है तो बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, एक समूह वहां पे बन जाता है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मेला हो गया, सभा हो गया। कक्षा में भी क्या है? बहुत सारे अभ्यर्थी रहते हैं, एक समूह बन जाता है कक्षा में भी, तो वह भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। परिवार भी केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता है, बहुत सारे व्यक्ति उसमें होते हैं, यानी परिवार में भी एक समूह होता है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुलिस, देखो जब भी मैं पुलिस कहूंगा तो पुलिस कोई एक व्यक्ति नहीं है, मैं एक व्यक्ति के लिए पुलिस नहीं कह रहा हूं। पुलिस में भी बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, तो उनका भी एक समूह होता है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना हो गया, तो ये है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो ये तो संज्ञा के भेद थे दोस्तों। अब कंफ्यूजन कहां पे होता है अभ्यर्थियों को? यहां से प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो संज्ञा के अगर हम भेदों की बात की जाए तो कई बार क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करने लग जाते हैं। कैसे करते हैं? जब क्या होता है, कोई विशेष व्यक्ति होता है, कोई जो आदर सूचक व्यक्ति होता है, उसके लिए हम कई बार क्या कर सकते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है उसके लिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लेते हैं। जैसे हम कहते हैं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है। अब गोस्वामी क्या है? ये एक कास्ट है, ये एक जाति है। गोस्वामी एक जाति है ना, तो गोस्वामी से वैसे तो अगर हम सिंपल लिखें कि गोस्वामी क्या है, गोस्वामी वैसे तो क्या होनी चाहिए? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों गोस्वामी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जो शब्द है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तुलसीदास जी को। मैंने कहा ना कि एक आदर सूचक व्यक्ति या एक विशेष व्यक्ति जहां पे आता है, जो आदरणीय व्यक्ति होता है, उसके लिए कई बार हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करने लग जाते हैं। तो गोस्वामी एक वैसे तो जाति है, लेकिन गोस्वामी का प्रयोग हम गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए करते हैं, तो गोस्वामी यहाँ पे क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, क्योंकि ये गोस्वामी शब्द न कि गोस्वामी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि केवल तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का बोध करा रहा है। तो गोस्वामी यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। दूसरा है गांधी जी ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गांधी तो उस प्रकार से एक जाति है,
राहुल गांधी हो गया, प्रियंका गांधी हो गया। गांधी एक क्या बन चुकी है, कास्ट बन चुकी है, एक जाति है गांधी। लेकिन जब भी आप कहेंगे ना कि गांधी जी ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी जो गांधी शब्द है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो इस प्रकार से गांधी वैसे तो एक क्या थी, जाति थी, यानी एक जातिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण हो सकता था, लेकिन गांधी शब्द का प्रयोग अभी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति यानी महात्मा गांधी जी का बोध करा रहा है, महात्मा गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा है, पंडित जी सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पंडित एक जाति हो सकती है, क्योंकि पंडित तो बहुत सारे होते हैं ना, तो पंडित यानी एक बहुत सारे व्यक्तियों का जो बोध कराता है, यानी पंडित। तो पंडित क्या है, इस प्रकार से एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता था। लेकिन यहाँ पे पंडित जी किसके लिए आ रखा है, जवाहरलाल नेहरू के लिए, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पंडित शब्द क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है या बोध करा रहा है। तो पंडित यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभार क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। अब देखो दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में करने लग जाते हैं। जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र क्या है, एक व्यक्ति था, सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिसने कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। ठीक है, सत्यवादी हरिश्चंद्र हम उन्हें कहते हैं। तो हरिश्चंद्र यहाँ पे एक व्यक्ति है, यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण हो सकता था। लेकिन यहाँ पे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी, यानी जो हरिश्चंद्र के जैसे व्यक्ति हैं, सत्यवादी नहीं है कोई, उस प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने अपनी मतलब हमेशा सत्य, हमेशा अपने उस पे अपने विचारों पे अडिग रहे, इस प्रकार का व्यक्ति आज के समाज में मिलना मुश्किल है, या आज के युग में इनकी कमी है। यानी वो हरिश्चंद्र के जैसे जितने भी व्यक्ति हैं, ये हरिश्चंद्र उन सभी व्यक्तियों का अभी बोध करा रहा है। और जहां पे बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, वहां पे क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। हरिश्चंद्र यहाँ पे केवल एक सत्यवादी हरिश्चंद्र का बोध नहीं करा रहा है, बल्कि हरिश्चंद्र के जैसे जितने भी सत्यवादी लोग हैं, वो इस युग में उनकी कमी है। तो ये हरिश्चंद्र शब्द उन सभी व्यक्तियों का बोध करा रहा है, तो इसलिए हरिश्चंद्रों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद कौन था, धोखेबाज था। तो जब भी धोखेबाज के लिए अगर प्रयुक्त कोई शब्द है, तो वो है जयचंद, वो जयचंद है। ठीक है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी धोखेबाजों की कमी नहीं है। तो जयचंद यहाँ पे वैसे तो एक व्यक्ति का नाम था, यानी ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सभी धोखेबाज हैं, जो धोखेबाज, तो जितने भी धोखेबाज हैं उन सभी का ये क्या करा रहा है, बोध करा रहा है, ये एकमात्र शब्द। और जहां पे बहुत सारे व्यक्तियों का समूह, बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं एक शब्द के अंतर्गत, यानी वहां पे हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कब और किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है, कब आपको इसमें अंतर देखना है कि कब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक में हो रहा है और कब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा रहा है। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं, कई बार क्या होता है कि जो भाववाचक संज्ञा है, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक में करने लग जाते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया लिखावट। लिखावट यानी एक भाव है, किसी की लिखावट अच्छी है, किसी की लिखावट क्या है, बुरी है, यानी एक भाववाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति की लिखावट का ये बोध करा रही है, उसकी लिखने की शैली का ये बोध करा रही है। लेकिन अगर मैं लिखावट को बहुवचन के रूप में लिखता हूं, लिखावटें, लिखावटें, तो यहाँ पे अभी लिखावटें का मतलब कि मैं बहुत सारे लिखावटों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे व्यक्तियों की जो लेखन शैली है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं।
तो लिखावटी में बहुत सारी लिखावट यहाँ पे आ जाती है, यानी ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। यानी यहाँ पे आप परिभाषा क्या लिखोगे कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग यदि हम बहुवचन के रूप में करते हैं तो तब उसे जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। भाववाचक संज्ञा यह भी एक वचन के रूप में थी तब तो ये क्या थी, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम इस लिखावट को बहुवचन के रूप में यानी लिखावटें लिखने लग जाएगा तो तब ये बहुत सारी लिखावटों का बोध करा रही है, यानी ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन में आती है तो उसे जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। तो ये कुछ अपवाद थे, कुछ विशेष तथ्य थे, यहाँ पे विशेष नियम थे जो आपको बताने अति आवश्यक थे, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। तो संज्ञा, उम्मीद करते हैं कि संज्ञा दोस्तों आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, और इतना डिटेल्स में मैंने आपको संज्ञा बता दिया है कि संज्ञा संबंधी जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार होता है। तो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है दोस्तों वो किस प्रकार होता है। अगर संज्ञा हो गई सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, इनमें अव, अन, पन, त्वा, इमा, ई इन शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए तो वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे अपना एक सर्वनाम है तो अपना से अपनत्व, अभी अपने पन का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है, यानी एक भाव उत्पन्न हो रहा है अपनेपन का, तो ये अपनत्व यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। सुंदर, सुंदर क्या एक विशेषण है जो सुंदरता का बोध कराता है, लेकिन सुंदर से सुंदरता बन गया तो सुंदरता अभी एक भाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है सुंदरता का। वीर से वीरता या वीरत्व, मुस्कान से मुस्कुराहट, चढ़ना से चढ़ाई और ऊंचा से ऊंचाई। तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सर्वनाम की ओर। अब देखो सर्वनाम क्या है। तो अगर परिभाषा पे आप जाओगे तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वैसे सर्वनाम का प्रयोग आखिर किया क्यों जाता है, क्यों सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। जब इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर ही होना है तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि संज्ञा का ही प्रयोग करते, सर्वनाम की आवश्यकता ही नहीं होती। उसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा रमेश सुबह उठता है, रमेश मुंह धुलता है, रमेश नाश्ता करता है और रमेश स्कूल जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सर्वनाम का प्रयोग कहीं नहीं किया, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग सदैव संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया ही नहीं, पूरा का पूरा मैंने संज्ञा का ही प्रयोग किया है। रमेश सुबह उठता है, रमेश मुंह धुलता है, रमेश नाश्ता करता है, रमेश स्कूल जाता है, रमेश स्कूल से घर आता है, रमेश खेलने जाता है। एक ही शब्द की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है जिससे हमें दिक्कतें हो रही है। अच्छा नहीं लग रहा ना यहाँ पे एक ही शब्द बार बार बोलना, तो इसीलिए दोस्तों सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो सर्वनाम का प्रयोग अगर मैं करूंगा इस वाक्य में तो ये अच्छा लगेगा। रमेश सुबह उठता है, वह मुंह धुलता है, वह नाश्ता करता है और स्कूल जाता है, उसके बाद वो स्कूल से घर आता है और खेलने जाता है। तो ये वाक्य क्या हो रहा है, एक मतलब कुल मिलाकर अच्छा लग रहा है। तो इसलिए संज्ञा के स्थान पर सदैव कई बार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखो सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो मैं हो गया, तुम, हम, वे, उसने, आपने, ये सारे के सारे क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, राम स्कूल जाता है, वह स्कूल में पढ़ाई करता है। वह यानी कौन, वह यानी राम। तो राम के लिए यहाँ पे वह का प्रयोग किया गया है। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होना था, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन राम के स्थान पर हमने वह का प्रयोग कर दिया, यानी वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो परिभाषा आप वाक्य जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आप परिभाषा स्वयं बना सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन उसने किसने, यानी राम ने। तो राम की जगह हमने उसने का प्रयोग किया, तो उसने भी क्या है, एक सर्वनाम है। उसने आज खाना नहीं खाया। तो इस प्रकार से उदाहरण का प्रयोग करके आप परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। खैर परिभाषा से प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न कहाँ से बनता है, इसके
जो भेद हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद की ओर। सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के जो कुल भेद हैं दोस्तों वो हैं 6 भेद। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 है अनिश्चयवाचक, नंबर 4 हो जाएगा प्रश्नवाचक, नंबर 5 है निजवाचक और नंबर 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। अब इन 6 के 6 सर्वनामों को हम डिटेल्स में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। और अब आपको बिल्कुल भी अपना ध्यान कहीं नहीं भटकाना है, बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कुछ विशेष वो आपको जरूर नोट करना है। ठीक है, वैसे नोट्स आपके सामने हैं और ये डिटेल्स नोट्स इसके कंप्लीट डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in, वहां पे आपको हिंदी व्याकरण की पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड जरूर करें, काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? यह सर्वनाम जो रिप्रेजेंट करता है या बोध कराता है एक विशेष व्यक्ति को। ठीक है, व्यक्ति को ये बोध कराता है, व्यक्ति का बोध। अब व्यक्ति का बोध कराने वाली वो संज्ञा होती है, लेकिन संज्ञा के ही स्थान पर हम क्या कर रहे हैं? सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो व्यक्ति का बोध जहां पे होगा, मतलब व्यक्ति का बोध करने के लिए जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, उन्हें कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं हो गया, हम, मुझे, मुझको, यानी हम स्वयं के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी हम क्या है? एक व्यक्ति हैं, तो ये भी एक पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। तुम, आप, तू, मुझे, ये मैं किसके लिए प्रयोग करूंगा? अपने किसी दोस्त के लिए जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी एक, वो दोस्त मेरा क्या है? एक व्यक्ति है, तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। वह, वे, उसे, यह, ये, उन्हें किसके लिए प्रयोग करूंगा? जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी ये शब्द यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। 3 प्रकार का है पुरुषवाचक सर्वनाम: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है? वक्ता आता है। वक्ता अपने लिए यानी स्वयं के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है उन्हें कहा जाता है उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अभी आपसे क्या करूं? मैं एक वक्ता हूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, यानी बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं, मैं अभी वक्ता हूं। तो मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगा? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने किस शब्द का इस्तेमाल किया? मैं का इस्तेमाल। हमें आपको पढ़ाना है, हम चाहते हैं कि जरदारी क्लासेस के माध्यम से आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, यानी मैंने अपने लिए शब्द का प्रयोग किया। मुझे आपको पढ़ाना है, मैंने ये शब्द अपने लिए प्रयोग किया। मुझको घर जाना है, यानी मैं अपने लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी कौन प्रयोग कर रहा है इन शब्दों को? वक्ता। तो यहाँ पे आगे लिख देते हैं वक्ता, यानी जो बोल रहा है। तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे कहा जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। खुद दोस्तों आपको क्या करना है? खुद अपने पे ये शब्दों का प्रयोग कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ सकेंगे। मध्यम पुरुष यानी जो मध्यस्थ पुरुष है जिसे हम बात कर रहे हैं। देखो 3 पुरुष होते हैं ना, एक होता है उत्तम पुरुष यानी जो वक्ता होता है, वक्ता। उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी जिससे वक्ता बात कर रहा है, और एक होता है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि बात तो 2 ही करेंगे ना, और कहीं ना कहीं वो एक तीसरे व्यक्ति के बारे में यानी एक अन्य पुरुष के बारे में भी जरूर बात कर रहे होंगे, तो उसे कहा जाता है अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष यानी इस मध्यम पुरुष के लिए जिसके साथ वक्ता बात कर रहा है उसके लिए वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, यानी ये क्या है? श्रोता है। मध्यम पुरुष श्रोता है जो सुन रहा है वक्ता की बातें। तो श्रोता के लिए वक्ता जिन शब्दों का इस्तेमाल करेगा उन्हें कहा जाएगा मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, आप, तू, तुझे, तुमको, आपको। और अन्य पुरुष क्या हो जाएगा? वक्ता और श्रोता जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा उन्हें कहा जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, वे, उसे, यह, ये, उन्हें, उसने, इन्होंने। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक दिन उससे, ठीक है, मुझे एक दिन। तो मुझे यहाँ पे क्या है? मैं अपने लिए यानी वक्ता अपने लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक दिन उससे,
किससे, यानी किसी तीसरे व्यक्ति से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। मिलने दिल्ली जाना था, लेकिन मैंने, यानी मैं स्वयं के लिए, या वक्ता इस मैंने का प्रयोग कर रहा है अपने लिए, तो यहाँ पे भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैंने आपको, किसको, जिससे वक्ता बात कर रहा है यानी श्रोता, तो यहाँ पे हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कॉल किया तो आपने, यहाँ पे भी मध्यम पुरुषवाचक। बताया कि वह, कौन, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुष, वह वहां नहीं रहता। तो एक ही वाक्य में दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि किस प्रकार से आपको पुरुषवाचक सर्वनाम को समझना है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, ये मैंने आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आप आगे कभी भी आपको दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में सदैव केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए ये इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए। ठीक है, आगे है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे देखो निश्चय यानी किसी की निश्चितता का बोध हो रहा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यहाँ पे जो सर्वनाम किसी निश्चित घटना, या देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, निश्चित घटना हो गया, या आपका निश्चित वस्तु निश्चित व्यक्ति का बोध कराती हैं, उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम या जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित घटना, वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराती है, उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो यहाँ पे जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, वह, यह, वे और ये। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि वह, यह, वे और ये का प्रयोग हम अन्य पुरुष में भी करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये है ना यहाँ पे, अब आपको अच्छा दिखेगा। ये देखिए अन्य पुरुष में देखो आप ऊपर वह का प्रयोग हो रहा है, यहां भी वह का प्रयोग हो रहा है, यहां भी यह का प्रयोग हो रहा है, यहां भी यह का प्रयोग हो रहा है, यहां वे का प्रयोग हो रहा है, यहां भी वे का प्रयोग, और यहां भी ये का प्रयोग, और यहां भी ये का प्रयोग। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि कौन निश्चयवाचक होगा और कौन अन्य पुरुष होगा। तो अभी चिंता मत कीजिए, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो ये कंफ्यूज दूर करना भी मेरा ही काम है। तो अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। निश्चयवाचक का मतलब है किसी वस्तु की निश्चितता या किसी व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो रहा है। पुरुषवाचक यानी जो अन्य पुरुष है, ये तो केवल यहाँ पे वह, वे, यह, ये केवल टू केवल व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। लेकिन निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है। पुरुषवाचक में वस्तु नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति तो आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो अंतर दोनों में होगा। अंतर क्या है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो निश्चितता का बोध करा रहा है। निश्चितता का मतलब, जैसे मैंने कहा मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है और मैंने कहा वह मेरा भाई है, यानी मैं एक, मतलब उसकी निश्चितता का बोध हो रहा है कि वो मेरा ही भाई है, मतलब वही मेरा भाई है, कोई और नहीं जो वहां पे बैठा है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति, वस्तु तुम्हारे आसपास, निकट भी हो सकती है, निकटस्थ और दूरस्थ, लेकिन तुम्हें नजर आनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप उसकी निश्चितता का बोध कर पाओगे। अब माना कोई वस्तु तुमने दिल्ली रखी हुई है और तुम बैठे हो देहरादून, तो दिल्ली में रखी वस्तु के लिए आप बोल दोगे कि वह मेरी किताब है। आपको थोड़ी पता कि वहां पे कौन सी जगह आपकी किताब है या है भी कि नहीं है। लेकिन अगर वो आपके सामने है और कोई दूसरा व्यक्ति जिसको आप बता रहे हैं, उस व्यक्ति को आप बता सकते हैं वह वस्तु जो आपके सामने दिख रही है। अगर वो दूर है तो आप बोलोगे वह किताब मेरी है, या आपका वहां पे भाई बैठा है तो वह मेरा भाई है, और अगर निकट बैठा है तो यह मेरा भाई है या यह मेरी किताब है। तो निश्चितता का यहाँ पे क्या होता है, बोध होता है। लेकिन अगर बात करें अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष में अगर कोई व्यक्ति के लिए वह, यह या ये का प्रयोग होता है, तो वो व्यक्ति कहीं पे भी, मतलब जैसे दिल्ली भी हो सकता है ना, तो जैसे मैंने यहाँ कहा
मुझे उससे मिलने दिल्ली जाना है तो वो व्यक्ति दिल्ली, लेकिन यहाँ पे मैंने उसके लिए उससे का प्रयोग किया है तो यहाँ पे वो अन्य पुरुषवाचक में आ रहा है। तो यहाँ पे निश्चितता का पता नहीं वो दिल्ली है या नहीं है, वो कहीं भी है। लेकिन अगर मैंने मेरा भाई दिल्ली रहता है या वह, देखो राम मेरा भाई है वह दिल्ली रहता है, तो यहाँ पे वह क्या है दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे निश्चितता की कोई जरूरत नहीं है। और जहां पे निश्चितता की आवश्यकता होती है, यानी निश्चितता का बोध होता है, वो निकट भी हो सकता है और दूरस्थ भी हो सकता है, तो वहां पे सदैव निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए मैं कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और तो उनके माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। अब देखो वह खाना खा रहा है, तो खाना जो खाएगा तो वो आपको, अगर कोई आपके सामने खाना खा रहा है तो आप बोलोगे ना कि वह खाना खा रहा है, यानी उसकी निश्चितता आप बता रहे हैं कि वह खाना खा रहा है, तो वह यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह मेरी किताब है, आपकी किताब आपके हाथ में है या आपके टेबल पे है, तो आप बोलोगे यह मेरी किताब है, यानी इससे इस बात की पुष्टि हो रही है, इस बात की निश्चितता हो रही है कि यह आपकी ही किताब है। और अगर वो किताब लगभग आपसे, मतलब आपके सामने लगभग 50 मीटर दूर है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यह मेरी किताब है, आप बोलोगे वह मेरी किताब है, किताब है। लेकिन फिर भी निश्चितता का पता चल रहा है ना कि वो आपकी ही किताब है, तो यहाँ पे जो वह है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह मेरा भाई है, आपका भाई आपके सामने बैठा है, थोड़ा दूर बैठा है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे कि वह मेरा भाई है, तो इससे आपके मतलब निश्चितता का बोध हो रहा है कि वो आपका भाई है जो वहां पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये उनकी घड़ी है, किनकी घड़ी है, जो व्यक्ति सामने बैठा है ये उनकी घड़ी है, तो निश्चितता का बोध हो रहा है कि ये उनकी ही घड़ी है, तो ये का प्रयोग यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हो जाएगा। अब मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको। रमेश दिल्ली रहता है, वह मेरा क्या है, दोस्त है। तो देखो, अब देखो वह मेरा क्या है, दोस्त है, और रमेश दिल्ली रहता है। देख तो नहीं रहा है ना रमेश, मतलब हमें उसकी निश्चितता का पता नहीं है कि कोई रमेश नामक व्यक्ति है भी दिल्ली में या नहीं है, लेकिन हमने उसकी बात पे यकीन कर लिया है, रमेश दिल्ली रहता है और वह मेरा दोस्त है। वह, यानी मैंने रमेश के लिए इस शब्द का क्या है, प्रयोग किया है, और ये किस में आ गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ चुका है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रमेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वह शब्द है ये हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे देखो वह मेरा भाई है, अगर आप किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, अगर वो आपके सामने बैठा हुआ है, निकटस्थ हो सकता है या दूरस्थ हो सकता है, तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई निकटस्थ या दूरस्थ वस्तु, व्यक्ति या घटना हो रही है और उसके लिए वह, यह, ये का प्रयोग, वे का प्रयोग होता है, तो वो सदैव निश्चयवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद दोस्तों एक और जगह पे दिक्कत हो सकती है, वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, वैसे इसको हम डिटेल्स में आपको, जब मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगा वहां पे आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूं। सार्वनामिक विशेषण में भी क्या होता है कि यह वह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर यह, वह या वे का प्रयोग या ये का प्रयोग अगर किसके, मतलब संज्ञा के ठीक पहले होता है, जिन संज्ञा के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उन संज्ञा के ठीक पहले अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये शब्द तब क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा यह घर मेरा है, घर यहाँ पे संज्ञा है, और इस घर यानी जो संज्ञा है उसके लिए मैं यह का प्रयोग करूंगा, यह का प्रयोग कर रहा हूं ना मैंने आपको घर बताया माना, और मैंने कहा कि यह घर मेरा है, तो यह का प्रयोग मैं किसके लिए कर रहा हूं, घर के लिए कर रहा हूं, और घर क्या है, संज्ञा। तो अगर इन शब्दों का प्रयोग वह, सॉरी यह और वह का प्रयोग अगर संज्ञा के ठीक पहले होता है तो इन शब्दों को कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और अगर इन शब्दों का प्रयोग ठीक संज्ञा के पहले नहीं होता है,
तब इन्हें कहा जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कहा, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यहाँ पे जो यह है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ये घर की निश्चयता का बोध करा रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे, यह घर मेरा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक विशेषण का काम कर रहा है, घर की विशेषता बता रहा है कि ये घर क्या है, मेरा है। सिंपल सा मतलब आपको ये ध्यान देना है कि अगर यह वह वे का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले होता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो यह वह वे क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे। लेकिन अगर यह वह वे का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले नहीं होता है, तो तब वहां पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बस इतना सा अंतर दोस्तों आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। इसको सार्वनामिक विशेषण इसीलिए कहा गया क्योंकि जो यह वह वे ये क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कब किस प्रकार से इनमें आपको अंतर देखना है और कौन सा आंसर मतलब कब आपको देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहां पे आ गया माना क्वेश्चन कि यह घर मेरा है, इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, या इनमें से कोई नहीं, तो तब क्या हो जाएगा, यह घर मेरा है, यानी घर यानी संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम यह वह वे का प्रयोग होगा, तो वहां पे हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपल से देखो ना आप कि ये क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, नहीं, संज्ञा के ठीक पहले, ठीक है। तो संज्ञा के ठीक पहले अगर प्रयोग होगा तो सार्वनामिक विशेषण, और संज्ञा के ठीक पहले अगर प्रयोग नहीं होगा तो तब वहां पे क्या है, वो निश्चयता का बोध करा सकता है, जैसे इसमें करा रहा है यह मेरा घर है, तो तब वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये अंतर आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, और सर्वनाम का जो तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जहां पे हमें निश्चयता का बोध नहीं होता है, कुछ भी वहां पे हो सकता है। जैसे इसमें आता है कोई और कुछ, खाने में कुछ पड़ गया है, क्या पड़ गया है हमें पता ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, यानी निश्चितता का बोध वहां पे नहीं हो रहा है, तो वहां पे होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां पे हमें कुछ भी पता नहीं है, घर में कोई आया है, कौन आया है हमें पता नहीं है, तो कोई शब्द का प्रयोग जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, इसका प्रयोग अनिश्चितता को दिखाने के लिए किया जाता है। मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ये भी सिंपल सा है, यहाँ पे प्रश्न संबंधी जैसे कौन, क्या, इस प्रकार के जहां पे शब्दों का प्रयोग होगा वहां पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब क्या है, यहाँ पे जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को जानने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे रसोड़े में कौन था, ये आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी, तो वहां पे वो सास पूछती अपनी पत्नी को, प्रश्न कर रही है कि कौन था वहां पे, तो जो कौन है यहाँ पे वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसका नाम क्या है, तो प्रश्न पूछ जा रहा है कि उसका नाम क्या है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जानने के लिए अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उन प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर, तो उसे कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके पिताजी कौन थे, उसके पिताजी कौन थे, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ जा रहा है। जैसे मैं अगर इसका आंसर लिखूं, उसके पिताजी क्या थे, एक सिपाही थे, सिपाही थे, सिपाही क्या है, एक संज्ञा है, तो सिपाही के स्थान पर कौन का प्रयोग हुआ है, और कौन हम प्रयोग क्यों करते हैं, प्रश्नवाचक के लिए, तो यहाँ पे कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पांचवा निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक यानी निजी व्यक्ति के लिए, यानी हम स्वयं के निजीपन के लिए, स्वयं के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। अपना, अपने, आप, ठीक है, अपने आप, खुद या स्वयं, तो स्वयं के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखो यहाँ पे अगर आप उदाहरण देखोगे, मैं अपना काम कर लूंगा, यानी मैं अपने लिए मतलब मैं स्वयं ये काम कर लूंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं अपना काम कर लूंगा,
तो यहाँ पे अपने से मैं यहाँ पे बोध कर रहा हूँ, मतलब स्वयं के लिए अपना काम। तो अपना यहाँ पे क्या है, निजवाचक सर्वनाम, यानी निजी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, यानी यह कार्य मैं खुद कर लूंगा, लेकिन खुद की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने आप कर लूंगा, यानी मैं स्वयं ये काम कर लूंगा, मतलब अर्थ इसका यही आ रहा है। तो अपने आप भी हम निजी के लिए यानी स्वयं के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम हो गया। मुझे वहां स्वयं जाना है, तो स्वयं भी मैं निजी के लिए प्रयोग कर रहा हूं, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, किसकी गाड़ी से जाऊंगा, स्वयं की गाड़ी से, यानी अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो यहाँ पे भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो, सो, जिसको, जिसकी, ये इसमें आते हैं, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बतलाने के लिए किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वह भी एक सर्वनाम है, वह सफल होगा, लेकिन कब सफल होगा, परिश्रम करेगा। तो लेकिन यहाँ पे देखो जो शब्द आ गया, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी जो क्या कर रहा है, इसमें और इसमें संबंध स्थापित कर रहा है। तो जो और वह में एक संबंध स्थापित हो रहा है, और कर कौन रहा है, जो कर रहा है, तो जो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर ये जो यहाँ पे नहीं होता तो हमने सीधे लिखना था परिश्रम करेगा, परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो वह सफल होगा, लेकिन कब सफल होगा हमें नहीं पता, वह सफल होगा, कौन सफल होगा हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे हमें अब पता चल रहा है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जो क्या कर रहा है, एक संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनमें भी आपस में ये संबंध स्थापित हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी ही भैंस होगी, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पे सर्वनाम के 6 के 6 भेद, और काफी डिटेल्स में मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है विद एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए, और उम्मीद करते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम संबंधी सारे तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है और वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ इसके डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से उनको डाउनलोड जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।